सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बारे में। तुम अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हो इन डिटेल, उसके बारे में बात करेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड है कि तुमको कितने घंटे देने हैं, उसके बाद उसके साथ कैसे कैसे तुम्हारा रिवीजन हो सकता है, तुम क्या क्या ऑल्टरनेटिव चीजें कर सकते हो मॉक टेस्ट देने के बाद, जो कि हमारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों ही काफी बूस्ट कर रही होंगी। तुम्हारा जेई मेंस का रिजल्ट आया है, आज ही आया है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। तो काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था, भैया जेई मेंस का रिजल्ट बहुत खराब आया है, मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। देखो, अभी ये सब टाइम नहीं है, तुम्हारा मार्क्स आ चुका है, तुमको पता है कट ऑफ क्या है, सब तुमको पता है। तुम अगर जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो और तुमको लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी है कि तुम जेई एडवांस क्लियर कर लोगे, तो उस हिसाब से तुम आगे बढ़ो। अगर नहीं लगता कि तुमसे जेई एडवांस अब इस मोमेंट पे हो सकता है, चुपचाप अपना जो भी तुमने एग्जाम्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भरे हैं, बेटसैट हो गया या फिर तुम्हारा यूजीडब्ल्यू हो गया या फिर तुमने ये सीईटी का भरा होगा या फिर जितने भी जो कर्नाटका स्टेट का होता है, वेस्ट बंगाल का होता है, सबका अलग अलग होता है, तो तुम उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स के एग्जाम के लिए पढ़ाई करो उस हिसाब से। ऑलराइट, इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं कि एक बच्चे का मैं एनालिसिस भी दिखाऊंगा कि उसने कैसे किया है, उसने कौन सी मिस्टेक्स की है जो तुमको नहीं करनी है। उसके साथ साथ ये बात आगे बढ़ने के पहले तुमको एक चीज बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, क्योंकि वहां पे हम इन डिटेल बात भी कर रहे हैं। तुम मुझसे अपने पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन तो तुम्हारे लिए हमेशा खुला ही, तो वो सब तुम कर सकते हो, वो तुमको पता है हाउ यूट्यूब वर्क्स। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं आए हो तो आ जाना, दैट्स इट। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मॉक टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट भी है, या फिर हम खाली बोलते हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। मतलब ही नहीं बनता ना, सेंस नहीं बनता भैया। मैं तो पेपर दे रहा हूँ, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स इट। मुझे 100 मार्क्स आ रहे हैं, 120 मार्क्स आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मॉक टेस्ट को एनालाइज करना क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट को एनालाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम 3 घंटा एग्जाम में बैठते हो ना, तो सबसे पहले ना एक प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है। तुम्हारी ये मेन एग्जाम भी नहीं है, ये मॉक एग्जाम है। तो एक मेंटल प्रेशर होता है कि अरे मेरे मुझे स्कोर करना है, मुझे अच्छा मार्क्स लाना है। इससे कॉन्फिडेंस आता है, राइट? वन। उसके साथ साथ तुम जब एग्जाम लिखते हो तो तुम ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हो जो तुमको अभी नहीं समझ रहा होगा, बट तुम जब अपना फाइनल एग्जाम देके आओगे तुमको तब समझेगा कि अरे यार, मैंने ये सिली एरर कर दिया, ये मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया, या मुझे फॉर्मूला पता था, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मुझे आती थी चीज मैंने उसको गलत कर दी। तो वो सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए एनालिसिस इज मस्ट। ठीक है, बात हो गई हमारी कि क्यों इंपॉर्टेंट है एनालिसिस मॉक टेस्ट का। अब बात करते हैं कि हमको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना कैसे है। तो सबसे पहले एक जो सबसे बड़ा बच्चे सोचते हैं कि मैं मॉक टेस्ट दूं कि रिवीजन करूं, मॉक टेस्ट दूं कि रिवीजन करूं। तुमको एक चीज समझ लेनी है कि मॉक टेस्ट देना और रिवीजन करना सेम लाइंस पे। तुम रिवीजन कर रहे हो बैठ के कि मैं फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ, मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, मैं इनऑर्गेनिक कर रहा हूँ, उससे बेटर ना एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी तुम्हारे सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट एक ही बार में बैठ के पूरा रिवाइज, तुम्हारा रिवीजन अपने आप हो जाएगा 3 घंटे के अंदर। तुमको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे कौन से चैप्टर्स में डिफिकल्टी आ रही है, मुझे एक स्पेसिफिक, क्योंकि तुमको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी अब जरूरी है। दिस इज ऑलमोस्ट वेरी हाई टाइम। 25th को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मोस्टली 26 को वीडियो जारी होगी, तो तुम बहुत हाई टाइम है, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको वो टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में बैठना पड़ेगा। अभी जो ये आता है कि भैया अब मेरा 25th तक हो गया है, अब मैं पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ, तो जितने भी ना सेकंड थर्ड फोर्थ में वाले बच्चे हैं, उनको अब नए चैप्टर्स को ज्यादा देखना नहीं चाहिए। हाँ, छोटे मोटे कुछ चैप्टर्स है तो उनको देख सकते हो, पर जितने भी नए चैप्टर्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, अपना रिवीजन पे फोकस करो और मॉक टेस्ट दो। ठीक है, मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज ऑल्सो। एक सेकंड, हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। तुम्हारा मॉक टेस्ट का जो भी एग्जाम दे रहे हो या सीईटी में दोगे तो सिमिलर लाइंस पे ही दोगे। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तुम पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री को चूज करोगे या फिजिक्स को चूज करोगे, क्योंकि मैथ्स का तो तुमको अलग से 90 मिनट मिलने ही वाला है, 1.5 घंटा वो अलग से सिक्योर्ड है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमको लगता है कि तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, और अगर तुमने केमिस्ट्री एग्जाम में अच्छे से कर लिया पहले आधे घंटे में, उसके बाद तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो गो फॉर केमिस्ट्री। पहले आधे घंटे में केमिस्ट्री निपटाने का कोशिश करो, तुमसे अगर ज्यादा क्वेश्चंस बन गए, तुमको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो तुम वो कॉन्फिडेंस फिजिक्स में लेके जाओगे, और फिजिक्स में भी फिर ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तुम्हारा जो भी मेंटल चीज है, तुम कितने मेंटली प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए, तुम्हारा जो तुमने प्रिपरेशन किया दैट इज तो देयर, बट तुम मेंटली भी कितने प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो तुमको वो ध्यान देना है कि तुमको कहाँ से मेंटल कॉन्फिडेंस मिले एग्जाम के टाइम, तो उस हिसाब से अभी भी पेपर्स अटेम्प्ट किया करो।
केमिस्ट्री पहले करते हो तो केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करते हो तो फिजिक्स करो। एग्जाम में जाके ये सीक्वेंस बदल मत देना, सेम सीक्वेंस में रखना। ओके, विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, तुमको ये शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन है जो तुमको फॉर श्योर आते हैं, वो चैप्टर्स, वो क्वेश्चंस को अच्छे से पहले कर लो सॉल्व। वो कौन से क्वेश्चन है जो तुमने चैप्टर्स पढ़े हैं पर तुमको अभी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा तुमसे, या लेंदी है थोड़ा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो तुमने अभी के लिए उसको होल्ड पे रखा है। उसके बाद वो क्वेश्चन जो तुमको नहीं आते, तुमको पता है, जो तुम तुक्का मारने वाले हो, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट के उस हिसाब से अपनी स्क्रीन पे मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट जो भी तुम्हारा रहेगा, ग्रीन रहेगा, ब्लू रहेगा, रेड रहेगा, तुम्हारे उस हिसाब से अपने रिव्यू मार्क करना, उस हिसाब से अपने ऑप्शंस मार्क करके रिव्यू पे छोड़ देना, वो सारी चीजें। अगर तुमने हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर पे वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख लेना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए ना, सबसे पहले तुमको एक चीज बता देता हूँ, तुमको मिनिमम 3 घंटे का पेपर अगर तुम दे रहे हो, उसके बाद 5 से 6 घंटे मॉक टेस्ट की एनालिसिस में देना है। 5 से 6 घंटे भैया, आर यू सीरियस? 5 से 6 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, 3 घंटे का पेपर है। देखो 3 घंटे का पेपर, उसके बाद तुम वो क्वेश्चंस देखोगे पेपर में विदाउट सॉल्यूशंस जो तुमसे बन सकते थे और तुमसे नहीं बने, उन क्वेश्चंस पे तुम ध्यान दोगे कि जो तुमसे बन सकते थे और नहीं बने एग्जाम में, बिकॉज तुम ज्यादा प्रेशराइज हो गए थे या तुमको लगा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे वो क्वेश्चंस, तो तुम उनको सॉल्व करोगे। उनको सॉल्व करने के बाद वो पेपर वापस से गो थ्रू करोगे, और कौन से क्वेश्चन थे जो बन सकते थे, तुमको फर्स्ट गो में सब नहीं मिलेगा, 1-2 बार जब तुम पूरा पेपर देखोगे तब मिलेगा, तो इसमें तुम्हारा 1.5 से 2 घंटा मिनिमम चला जाएगा। उसके बाद तुम ये देखोगे कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारे वीक है, कौन से चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में बन सकते थे और नहीं बने, वो तुम्हारे वीक चैप्टर्स में आ जाएंगे कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। जो तुमने पढ़ा है उसमें से वीक और स्ट्रॉन्ग की बाइफर्केशन कर रहे हैं हम, और जो तुमने नहीं पढ़ा है और जो पढ़ा है उसमें से तुमसे जो क्वेश्चंस नहीं बने वो थोड़े वीक में आ सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए तो उसको तुम वीक कंसिडर नहीं कर सकते, बट वो तुमको अपना एनालिसिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग है, हर बच्चा अलग है। बट मैं एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि तुमको कैसे करना है अपना मॉक टेस्ट को पूरा एनालाइज। उसके बाद तुम बैठ के नोट्स बनाओगे कि मैंने ये मॉक टेस्ट दिया, मेरा ये स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में, और मैंने कौन सी मिस्टेक्स की, जो मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करनी है। बताऊंगा आगे, एक एग्जाम्पल भी दूंगा, 2 एग्जाम्पल दूंगा नोट्स को कैसे बनाना है। कार्तिक करके एक बच्चा है हमारा, वो मुझे मैसेज कर रहा था कि भैया उसके मॉक टेस्ट में 100, 110, 120 के आसपास स्कोर आ रहा है, तो वो एनालाइज कर रहा है, तो वो पूछ रहा था कि ये प्रॉपर तरीका है या नहीं एनालाइज करने का, तो उसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। उसके बाद मॉक टेस्ट के थ्रू ही तुम्हारा रिविजन होगा। जितने भी मॉक टेस्ट को तुम एनालाइज करोगे ना, एनालिसिस से तुम्हारा ज्यादा रिविजन होगा। और तुम अगर एक दिन मॉक टेस्ट देने बैठे हो तो तुमको पूरा एक दिन लगेगा वो मॉक टेस्ट देने में। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देना इज, समझ लो, 40% ऑफ द होल गेम, 60% इज एनालिसिस। तुम्हारी एनालिसिस तुम जिस हिसाब से करोगे, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि तुम एग्जाम में कैसा वो करोगे, पोर्ट्रे करोगे खुद को कैसे तुम मेंटली प्रिपेयर करोगे, कैसे तुम एग्जाम में आंसर्स लिखोगे या मार्क करोगे। ओके, तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में। पहले देखो, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ सो दैट बेटर दिखे। ठीक है, उसने देखो यहाँ पे लिखा है कि बूना एस इज अ कोपॉलीमर। क्यों लिखा है? क्योंकि उसने एक क्वेश्चन में गलती की होगी जहां पे उसको पता नहीं होगा कि ब्यूना एस कोपॉलीमर है। कहाँ का क्वेश्चन है? पॉलीमर्स का। ठीक है, उसके बाद साउंड वेव इन एयर आर लॉन्जिट्यूडनल। उसने ये लिखा है क्योंकि उसको पता नहीं होगा, उसने हो सकता है लॉन्जिट्यूडनल उसको पता ना हो कि साउंड वेव्स एयर में लॉन्जिट्यूडनल होती है, जिस वजह से उसने कोई गलत ऑप्शन मार्क कर दिया हो उसके इस मॉक टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा है स्लोप ऑफ ग्राफ वाई एक्सिस एंड ए एक्स एक्सिस इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, बेरिलियम नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये सारी चीजें उसने लिख के रखी है कि मुझे कौन सी चीजें जम रही हैं, कौन सी चीजें नहीं जम रही हैं, उस हिसाब से नाइट्रोजन लेंथ, वो सारी चीजें उसने लिख के रखी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं कि उसको थर्ड मॉक टेस्ट में 101 मार्क आया था, कौन से डेट पे दिया था, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी हिसाब से उसने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट में भी उसने यहाँ पे देखो लिख के रखा है कि कौन से चैप्टर्स पे उसको वर्क करना है। तुमको भी ऐसा ही सिमिलर अपना पूरा वो बनाना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस, उस हिसाब से काम करना है उन चीजों पे, और आगे अपना चीजें सॉर्ट करनी है। तो जब जब तुम ये सारी चीजें एनालिसिस करोगे पूरा, तो तुमको समझ आएगा कि तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वीक है या फिर कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन सा स्पेसिफिक एक टॉपिक वीक है।
उस हिसाब से तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद बायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, जो भी तुम देखो इसने पूरा लिखा है इन डिटेल। अब इसने क्या नहीं लिखा है, दैट इज कि अब इसका रोड मैप क्या होना चाहिए इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए। मुझे जो स्पेसिफिक टॉपिक वीक लग रहे हैं उनको मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, उन चीजों को ध्यान देना है तुमको। तुमको इसने काफी अच्छे से एनालिसिस किया है, नो डाउट। उसने पूरा लिखा है कि मुझे कौन से मॉक टेस्ट में कितना आया, कौन से डेट पे मैंने ये मॉक टेस्ट दिया था, और कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए थे। पर उसमें भी एक और कुछ चीजें हाईलाइट कर सकते हो तुम, कि एक स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक का सेक्शन बना सकते हो, ऑर्गेनिक का सेक्शन बना सकते हो, रादर देन पूरा क्लटर्ड करने से। तुम जब रिवाइज करोगे तो तब तुमको काम आएगा वो सारी चीजें। ओके, सो या दैट्स इट। और भी कुछ कुछ भी रहेगा तो तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया तो आ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। कमेंट कर दो कोई भी क्वेरी होगी तो। बाकी तो है ही तुम्हारे पास पूरा एक्सेस, बुक्स का एक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा, तो वहां से आ जाना। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।